औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? आवाज और स्क्रीन। तो चैप्टर 5 का आप लोगों ने फिर बैकलॉग कवर कर लिया। कल अनफॉर्चुनेटली क्लास नहीं हो पाई। चैप्टर 5 हाउएवर मैंने अवेलेबल करवा दिया था, तो क्या आप लोगों ने उसको देख लिया? और जो मैंने कल मैसेज किया था रात को, क्या वो सबने पढ़ लिया रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक और कवरेज? ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा वो एरिया जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है और आईकैब यहाँ से जो सवाल पूछता है वो इंटरेस्टिंग होते हैं एंड एट द सेम टाइम मुश्किल भी होते हैं। तो हम लोगों ने बात करनी है आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, जो कि आपका चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 अब आप लोगों ने साथ साथ चलना है, ठीक है? शुरू करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का एक आसान नाम है, इसको हम कहते हैं प्यार से रेशियो एनालिसिस। क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस। ये प्रोसीजर्स इतने ज्यादा डायनामिक नेचर के हैं कि हम इनको पूरे ऑडिट में किसी भी टाइम किसी भी स्टेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब? प्यारे दोस्तों, ये प्रोसीजर्स हम पूरे ऑडिट में 3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग प्लानिंग। ड्यूरिंग ऑडिट और एंड ऑफ ऑडिट। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हर स्टेज के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये है आपकी स्टेज 1, जब आप चीजों को प्लान कर रहे होते हैं, जब आप बिजनेस समझ रहे होते हैं कि जिस कंपनी में आपने ऑडिट करने जाना है उसका बिजनेस कैसा है, जिस कंपनी में आपने ऑडिट करने जाना है उस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, जहां पे आपने ऑडिट करने जाना है वहां पे कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क मौजूद है, यानी कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि उस कंपनी में बाय डिफॉल्ट होते हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी, ये सारी चीजें आप देखते हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर। आपकी टीम कैसी है, कौन कौन आपकी टीम का पार्ट बनेगा, कौन सा बंदा क्या काम करेगा, जितनी भी स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग आप लोग करते हैं फर्स्ट स्टेज में क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बाद प्लानिंग के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स वहां पे भी आपको हेल्प करते हैं। कैसे? जब आप ऑडिट प्लान कर रहे होते हैं तो आप क्लाइंट से कहते हैं कि भाई आप हमें डाटा प्रोवाइड करें पिछले ऑडिट का, डाटा प्रोवाइड करें पिछले ऑडिट का, यानी कि पिछली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें, प्लस उसके साथ हमें करंट ईयर की ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें। करंट ईयर की कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें? ड्राफ्ट। इसको ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अभी तक ऑडिटेड नहीं है। इस ड्राफ्ट के अंदर एरर्स होते हैं, इस ड्राफ्ट के अंदर मिसस्टेटमेंट्स छुपी होती हैं। तो अभी इसके ऊपर काम नहीं किया, मगर एंटिटी ने हमारे लिए ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती हैं जिसका ऑडिट हम लोग करते हैं और इस ड्राफ्ट को फिर एक अच्छे वर्जन में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होता यह है कि जब एंटिटी हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है तो उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी आ रही होती है और बैलेंस शीट भी आ रही होती है।
हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं रेशो एनालिसिस से कि कौन सा एरिया पिछले साल के ऑडिट से ज्यादा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले साल सेल्स थी 2 मिलियन की, इस दफा ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे सेल नजर आ गई है 6 मिलियन की। इतना बड़ा जंप, अगर मैं इसको परसेंटेज इंक्रीज की तरफ लेकर आऊं तो 6 मिलियन माइनस 2 मिलियन ये बन जाएगा 4 मिलियन, और 4 मिलियन डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, करंट ईयर से करूं या प्रीवियस ईयर से डिवाइड करूं, बताइए। प्रीवियस से किया जाता है या करंट से किया जाता है? प्रीवियस से किया जाता है। प्रीवियस क्या है? 2। प्रीवियस क्या है? 2। मुझे बताइए परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई पिछले साल से इस साल में? 200%। नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से 6 पे जा रहा है, ठीक है, 200% की आती है, 200%। तो अब सिर्फ इस एक रेशो से मुझे पता चल गया कि भाई जब मैं एक्चुअल ऑडिट करने जाऊंगा, तो ये जो सेल्स का एरिया है ना, ये मुझे ज्यादा रिस्की लग रहा है, मुझे इस एरिया में ज्यादा काम करना पड़ सकता है। तो बेसिकली इस तरह की रेशियो एनालिसिस ऑडिट स्टार्ट के अंदर, प्लानिंग स्टेज के अंदर मुझे हाई ऑडिट रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करवा देती है। हाई ऑडिट रिस्की एरियाज को मैं आसानी से क्या कर लेता हूँ, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है कि भाई ये कौन सा एरिया ज्यादा रिस्की है, कौन सा एरिया कम रिस्की है, और फिर उसके मुताबिक मैं अपने ऑडिट को फर्दर प्लान करता हूँ। तो ये ऑडिट के वेरी स्टार्ट में मुझे हेल्प करती है। फिर दूसरा, ड्यूरिंग ऑडिट, इसको मैं बतौर सबस्टांटिव प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये है स्टेज 2। ड्यूरिंग ऑडिट आपको पता होगा, आपको याद होगा, जब मैंने सबस्टांटिव प्रोसीजर्स बनाए थे तो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। मैंने ए में लिखा था इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। बी में मैंने लिखा था रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, और सी में मैंने लिखा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और मैंने आपसे कहा था कि इनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स जाती मौजूद है। तो ड्यूरिंग ऑडिट मैं इसको बतौर सबस्टांटिव प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इसको बतौर सबस्टांटिव प्रोसीजर्स भी, के भी जरूरी है, इस्तेमाल कर सकता हूं। जब मैं इसको बतौर सबस्टांटिव इस्तेमाल करूंगा तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर मैं इसको कहता हूं, ये है सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये क्या है फिर मेरा? सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर मैं इसको बतौर सबस्टांटिव इस्तेमाल कर रहा हूं ड्यूरिंग ऑडिट, ताकि मैं पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं, तो उस वक्त मैं इसको कहूंगा सबस्टांटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यानी कि ये वो प्रोसीजर्स होंगे जो मैं सबस्टांटिव के तौर पे लगा रहा हूं, बतौर सबस्टांटिव उसको इस्तेमाल कराऊंगा। अगर मैं सबस्टांटिव निकाल दूं, इसका मतलब है कि ये खाली भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और खाली कब इस्तेमाल करता हूं? ऑडिट के स्टार्ट में और ऑडिट के एंड में। अब जब ऑडिट का एंड होता है तो हम फाइनल रिपोर्ट देने से पहले रिपोर्ट पार्टनर के पास लेकर जाते हैं, स्टेज 3। जब ऑडिट एंड हो रहा होता है, एंड ऑफ ऑडिट के अंदर हम पार्टनर के पास जाते हैं और पार्टनर से कहते हैं कि सर ये साल का ऑडिट रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। पार्टनर से हम ओवरऑल रिव्यू ले रहे होते हैं।
अब पार्टनर ने पूरा साल तो हमें नहीं देखा वहां पे ऑडिट करते हुए, ना वो ऑडिट होते टाइम पे मौजूद था। वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है हमारा किया हुआ काम, हमारा किया हुआ काम, उसकी नजर में तो ये चीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, लिखा हुआ है कि कंपनी ने लोन लिया 100 मिलियन का, कंपनी ने लोन लिया 100 मिलियन का। पार्टनर ने ये चीज पकड़ी और पार्टनर ने इससे चीजों को क्रॉस मैच किया एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर का पहला सवाल, ये लोन लिया, इस लोन से बैंक बढ़ना चाहिए? आपने कहा यस सर बढ़ना चाहिए। अच्छा, पार्टनर ने कहा कौन सा बच्चा बैंक का एरिया देख रहा था? अली ने हाथ खड़ा किया। पार्टनर ने कहा दिखाओ, लाओ अपना काम दिखाओ। अली ने बैंक को 100 मिलियन से बढ़ाया हुआ था। पार्टनर ने कहा वेरी गुड। पार्टनर ने कहा ये जो लोन इन्होंने बैंक से लिया है, इन्होंने किसी एक्सपेंस के पर्पस के लिए भी लिया होगा। एक्सपेंस के एरिया को कौन डील कर रहा था? इसी में मुजाहिद ने अपना हाथ खड़ा किया, सर मैं डील कर रहा था। पार्टनर ने कहा लाओ दिखाओ। एक्सपेंस में लिखा हुआ था कि ये जो लोन लिया है इसमें से 40 मिलियन के फिक्स एसेट्स खरीदे, 20 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी एसोसिएट कंपनी में, और जो बाकी का 40 मिलियन है, जो बाकी का 40 मिलियन है वो उन्होंने अपनी इन्वेंट्री की परचेजिंग के अंदर इस्तेमाल किया। तो ये 100 मिलियन इन तीन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब पार्टनर ने क्या करना है? पार्टनर ने कहना है अच्छा अगर तो ये 40 मिलियन का फिक्स एसेट आया है कंपनी में, तो फिर मुझे बताओ कि फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बढ़नी चाहिए? एक और बच्चा कहेगा जी सर बढ़नी चाहिए, मैंने इस एरिया पे काम किया है, ये देखें मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने परचेजेस की हैं 40 मिलियन की, जिसका डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट आ रहा है वो ये एक्स अमाउंट आ रही है। पार्टनर ने उसको रिकैलकुलेट करके देखा, पार्टनर ने कहा ओके वेरी गुड, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। फिर पार्टनर ने कहा अच्छा ये जो 20 मिलियन एसोसिएट कंपनी में गया है, मुझे बताओ इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज हुआ, हमने एसोसिएट से कितना इंटरेस्ट कमाया। जो एरिया इन्वेस्टमेंट का था उसको देख रहा था, लेट सपोज जरियाब नामी शख्स, जरियाब से पूछा क्या बताइए इस एरिया में आपने क्या खोया क्या पाया? तो उसने कहा सर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अपनी एसोसिएट कंपनी में, मगर इन्होंने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो 7% चार्ज किया है, ऑल्दो बैंक से हमने 10% के ऊपर इंटरेस्ट लिया था। तो पार्टनर ने कहा जनाब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10% का इंटरेस्ट लेके 7% में आगे दे रहे हो, ये तो क्या है मिस स्टेटमेंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो कंपनी अपना नुकसान कर रही है। पार्टनर ने ये पॉइंट अपने पास नोट कर दिया और पार्टनर ने कहा कि ये बात मैं अब उनकी दोस्त चार्ज गवर्नेंस के साथ जाके करूंगा। फिर इन्वेंट्री वाले भाई की बारी आई। इन्वेंट्री वाले भाई ने कहा सर 40 मिलियन की इन्होंने इन्वेंट्री परचेज की है, मगर ये इन्वेंट्री उन्होंने रिलेटेड पार्टी से परचेज की है, और अगर हम इसको मार्केट में देखें तो मार्केट में इसकी वैल्यू 40 मिलियन नहीं है 30 मिलियन है। इन्होंने 10 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्ची है सिर्फ रिलेटेड पार्टी से परचेज करने में। पार्टनर ने कहा अच्छा बताओ रिलेटेड पार्टी कौन सी है? तो उसने कहा सर वो डायरेक्टर का भाई है। पार्टनर ने कहा अच्छा डायरेक्टर का भाई, इसका नाम उस लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा? फौरन से उस बच्चे को बुलाया गया जिसके पास लिस्ट थी। उस बच्चे ने आकर लिस्ट दिखाई तो उस लिस्ट में इस भाई का नाम नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि मुझे दूसरा डाउट कहाँ पे हो गया? रिलेटेड पार्टी के ऊपर। तो ऑडिट एंड के ऊपर पार्टनर इस तरह से एक तायराना निगाह डालता है कि वो पूरे ऑडिट को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से जज कर देता है। बैंक का लोन आया था 100 मिलियन का, वो कहाँ कहाँ पे लगा, कितना कितना इंटरेस्ट आया, कौन कौन कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ, किस किसने अप्रूव किया, सारी कहानी उसको एक ही ट्रांजैक्शन से उसके सामने खुल जाती है। तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर कंप्लीट ऑडिट में हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, प्लानिंग स्टेज के ऊपर भी, ड्यूरिंग द ऑडिट भी, और एंड ऑफ ऑडिट भी। यहां तक बात समझ आई? एंड के ऊपर हम ओवरऑल
रिपोर्ट देने से पहले, ओवरऑल कंक्लूजन पास करने से पहले हम एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या हम कोई एरिया मिस तो नहीं कर दिए, कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं जो कि रिकॉर्ड होने से रह गई है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवैल्यूएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी, जो उनकी तरफ से हमें आएंगे, हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं वाया रेशियो एनालिसिस। और इवैल्यूएट करने के बाद हम पॉसिबल, जिसको किताब प्लॉसिबल भी कहती है, हम पॉसिबल रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक साइड पे डेबिट हो रहा है तो दूसरी साइड पे लाजमी कुछ ना कुछ क्रेडिट हुआ होगा। अगर मुझे डेबिट साइड पता है तो मुझे क्रेडिट साइड का भी इल्म होना चाहिए, अदरवाइज तो कभी चीजें बैलेंस नहीं होगी। हम रिलेशनशिप निकालते हैं इस फाइनेंशियल डाटा को देख के बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दीज आर द रेशियो एनालिसिस जिसके थ्रू हम चीजों को इवैल्यूएट करते हैं और हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ये रेशियो से होता है, हम दो रेशियोस पकड़ते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, करंट ईयर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं और अपनी कंक्लूजन उसके सामने रख देते हैं। अगर मैं रेशियोस की बात कर रहा हूं तो कुछ रेशियोस अब आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए जीपी रेशियो किसे कहते हैं? जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है जीपी रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यही होता है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी ओवर सेल्स इनटू 100। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक हो गया। तो अगर एक कंपनी का जीपी रेशियो कम है, पिछले साल से इस साल में जीपी रेशियो कम आ गया, तो मैं क्या कहूंगा कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया? ये रेशियो अगर मुझे कम नजर आ रही है तो इससे मेरी इवैल्यूएशन क्या होगी, मेरी असेसमेंट क्या होगी कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है? बैड। और अगर पिछले साल से अच्छा परफॉर्म हुई है तो फिर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हो गई है? गुड। सेम इज द केस विद नेट प्रॉफिट। गिर रही है तो बुरी है, अगर ऊपर उठ रही है तो अच्छी परफॉर्मेंस है। बट अगर पिछले साल का जीपी रेशियो था 12%, 12% हाई, और इस साल हाई हो तो हो गया मगर 28% पे हाई हो गया, 12 से 28% आई अगर उसकी वैल्यू, क्या ये जस्टिफाइबली हाई है या जस्टिफाइबल है? एकदम से 12 से 28 पे चला गया, क्या आपको इसमें कुछ जस्टिफिकेशन लेनी चाहिए मैनेजमेंट से कि सर ये जस्टिफाइबल है या नहीं? लेनी चाहिए। तो आप जाएंगे मैनेजमेंट के पास और उनसे क्या करेंगे? इंक्वायर करेंगे कि सर हमें रीजंस दिए जाएं कि इसमें एकदम से इतना ज्यादा हाइक क्यों आ गया है, इतनी 12% से 28% की मूवमेंट कैसे हो गई है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि रेशियो एनालिसिस जो हम लोगों ने
28% निकाली होगी, उसकी वर्किंग के अंदर ये मसला हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कसूर मैनेजमेंट का ही हो, कसूर ये भी हो सकता है कि हमने जो रेशो निकाली है उसमें सेल्स की वैल्यू गलत ले ली है, उसमें जीपी की वर्किंग गलत की हुई है, कंपैरिजन ही गलत किया हुआ है। तो पहले मुझे देखना है कि क्या रीकैलकुलेट करके, सबसे पहले मुझे रीकैलकुलेट करके देखना है कि क्या ये फिगर निकली सही है या नहीं। और अगर मेरी वर्किंग भी वही कह रही है जो उनकी वर्किंग कह रही है, तो फिर मुझे रीजंस के लिए मैनेजमेंट से राब्ता करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे वो अब नॉर्मली हाई हो या अब नॉर्मली लो हो। अब नॉर्मली हाई के लिए भी जाना पड़ेगा और अब नॉर्मली लो के लिए भी उनसे राब्ता करना पड़ेगा। और अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो फिर मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है रीजंस। मुझे फिर क्या करनी है, मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है रीजंस के why there is a big increase or big decrease। मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन मांगनी है, तो अगर मुझे मैनेजमेंट कोई अच्छी लॉजिकल रीजनिंग दे दे तो मैं मान जाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे क्या है, मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होगी फिर, मिसस्टेटमेंट। जहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए। और अगर पिछले साल 12% है और इस साल 12.5% हो गया, इस साल 13% हो गया, 14% हो गया, अगर तो फिगर्स करीब करीब की हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा मसले मसाइल नहीं है, मैं उसको रिलायबल और एक्यूरेट मान सकता हूं। अगर जो मैंने की रेशियोज निकाली है वो आपस में क्लोज है, इतना कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, नो मेजर डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये रिलायबल है और एक्यूरेट है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक कोई मसला, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अच्छा, अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो ये बताइए कि आपके ख्याल में कौन कौन से डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं जिनसे मैं करंट रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉमन बेंचमार्क्स जिससे मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? नहीं, बेंचमार्क्स से मुराद ये है कि अगर करंट ईयर का मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है और वो आया है मेरा 10 मिलियन, तो ये 10 मिलियन को मैं किस किस से कंपेयर कर सकता हूँ? आप लोग गलत तरफ चले गए हैं, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, आप लोग गलत तरफ चले गए। करंट ईयर की एक वैल्यू को मुझे अगर कंपेयर करना है तो मेरे पास बेंचमार्क क्या होगा, लास्ट ईयर। एक तो मेरे पास बेंचमार्क निकल आया कंपैरिजन के लिए लास्ट ईयर, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर। और उस इंडस्ट्री के किसी और सिमिलर कंपनी का डाटा करंट ईयर का। अगर मेरी फर्नीचर की कंपनी है तो फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर मेरी तरह की कंपनी को पकड़ूंगा, अपना प्रॉफिट उसके प्रॉफिट के साथ कंपेयर करूंगा। फिर मैंने कुछ स्टार्ट्स में बजट बनाया होगा कि मैं पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, अपने उस बजटेड डाटा के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और कुछ और बातें अगर जहन में आ रही है,
आपने रेशोज को बहुत दफा पढ़ा है FR1 में। इंडस्ट्री के एवरेज से कर सकता हूँ गुड, इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कर सकता हूँ। और एक बहुत खूबसूरत बात कि अपनी ही किसी और ब्रांच के साथ या अपने किसी और डिपार्टमेंट के साथ, डिवीजन के साथ मैं अपना कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो विद इन एंटिटी प्रीवियस ईयर के साथ, विद इन एंटिटी बजटेड डाटा के साथ, विद इन एंटिटी किसी और ब्रांच, डिपार्टमेंट, डिवीजन के साथ, और आउटसाइड एंटिटी उस इंडस्ट्री में कोई और कंपनी या उस इंडस्ट्री का एवरेज, इसके साथ मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता हूं। यहां तक बातें समझ आ गई सारी? यहां तक कोई मसले मसाइल, चीजें आसान लग रही हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं की हमने गलती से? जी, अगर ज्यादा चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि ज्यादा रिस्क है। बल्कि रिस्क से पहले मुझे ये देखना होता है कि क्या उन्होंने वर्किंग सही से की है या नहीं की। कभी कभी रिस्क नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन के अंदर मसला आ रहा होता है। अच्छा, क्या रेशो एनालिसिस करना आसान है? क्या इसको एनालाइज करना बहुत आसान होता है? नहीं, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। क्या क्या लिमिटेशंस है, अगर आप मुझे बता सकें तो दिमाग पर जोर डालिए। मैंने रेशो निकाली है, फर्ज करें जीपी रेशो, और जीपी रेशो निकालने के लिए मैंने ऊपर रखा जीपी डिवाइड किया सेल के साथ, मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, मेरे पास एक रेशो आ गई। क्या क्या लिमिटेशंस मुझे फेस करनी पड़ सकती है रेशो एनालिसिस के अंदर? और मुझे ये कंपेयर भी करना है, ये बात याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के साथ। हो सकता है कि करंट ईयर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा हो, करंट ईयर में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो, जो कि पिछली दफा नहीं था। हो सकता है कि मैंने इसको कैलकुलेट ही गलत कर दिया, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, कैलकुलेशन में एरर है, रॉन्ग फॉर्मूला। और और कोई ऐसा लॉ आ गया जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, तो अब सही से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जिस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने रेशो निकाली है, वो इंफॉर्मेशन ही इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं, इस तरह की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि रेशो एनालिसिस के अंदर हमें नजर आ रही होती है। जब हम एक रेशो को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? करंट ईयर में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उससे रिजल्ट खराब आएगा, क्योंकि पिछले साल वो इन्फ्लेशन नहीं थी। इस साल टैक्स एक्स्ट्रा पड़ गया, पिछले साल नहीं था, तो रेशो खराब आएगी। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया है, मैंने वर्किंग गलत कर दी है, इंफॉर्मेशन जहां से ले रहा हूँ वो रिलायबल नहीं है, मैं सही से बिजनेस को समझ नहीं पाया, मेरी इंटरप्रेशन, क्या कहते हैं उसको, इंटर इंटर व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज गलत है। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस मौजूद होती है।
अच्छा जी, आपसे कुछ रेशियोज पूछते हैं लगेगा, देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी ताजा दम है पुरानी। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा करंट रेशियो, जरा फॉर्मूला बताएंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला बता सकते हैं? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। नॉर्मली करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली मुझे बताइए करंट एसेट कितनी होनी चाहिए? 2:1 या 1:1? 2:1। 2:1। और अगर ये इस रेशियो से कम हो जाए, इफ लेस, तो क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह? क्या ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह? ये कंपनी के लिए नुकसानदेह। अगर लेस हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एसेट्स, तो हमें लिक्विडिटी मसले आ सकते हैं। गुड। क्विक रेशियो किसे कहते हैं? क्विक रेशियो क्या है? व्हाट इज क्विक रेशियो? उन्हीं करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंटरी माइनस कर दूं और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दूं, इसका नॉर्मल होता है 1:1। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका नॉर्मल क्या होता है? 1:1। ये बताइए गियरिंग रेशियो किसे कहते हैं? गियरिंग रेशियो ये कौन सी होती है? कि कंपनी में कितना डेट है और कंपनी कितना शेयर कैपिटल रखती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गियरिंग मींस कि कंपनी किन पैसों से चलाई जा रही है। इसका फॉर्मूला होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट तकसीम आपकी इक्विटी। और हमें पता है कि इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है तो ये अच्छी चीज है। अगर कंपनी ज्यादा उधार के पैसों से ऑपरेट कर रही है तो क्या ये अच्छी चीज मानी जाएगी या नहीं? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने पैसा लोन की शक्ल में लिया है, बाहर से लिया है, इस पे आपने इंटरेस्ट पे करना एक है, और वो इंटरेस्ट आपने अपने प्रॉफिट से निकालना होता है। अच्छा, इंटरेस्ट से याद आ गया, इंटरेस्ट कवर रेशो ये कभी पढ़ी? इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर रेशो किसे कहते हैं? कुछ कुछ याद आ रहा है कि हम साल में कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट किस में से पे करते हैं? प्रॉफिट में से। कुछ कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ कुछ। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर। तो दो मुझे आप लोगों ने फॉर्मूले बताया मगर उलट बताया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये होते हैं मेरा इंटरेस्ट कवर। अगर इंटरेस्ट कवर ज्यादा आ रही है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है?
अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, क्या मेरे प्रॉफिट्स के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज। इंटरेस्ट कवर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा होगा। इंटरेस्ट कवर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा होगा, तो मेरे प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। छा गए आप लोग? अच्छा, डेटर टर्नओवर रेशियो, या इसको हम ये भी कहते हैं एवरेज डेज टू कलेक्ट, इसी नाम से लिख देते हैं एवरेज डेज टू कलेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब पहले सुन ले। इसका मतलब ये होता है कि हमें 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 हमारा डेटर कितने टाइम में पैसे वापस दे रहा है। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 365 के साथ। ये 365 क्या है? साल में दिन। और इसका आंसर परसेंटेज में नहीं आता है, इसका आंसर आता है नंबर ऑफ डेज में। अच्छा, प्रीवियस ईयर में 28 आया और करंट ईयर में 22 आ गया, क्या ये अच्छा है या बुरा है? पहले मेरा डेटर मुझे 28 दिनों में पैसे वापस करता था, अब आजकल वो 22 दिनों में पैसे वापस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हल होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। द लोअर द बेटर। किसी का अगर मैं इनवर्स आपको दूं, एवरेज डेज टू कलेक्ट, सॉरी एवरेज डेज टू पे, इसका मतलब ये है कि हम अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पे कर रहे हैं। ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू 365। ऊपर सेल्स थी, नीचे कॉस्ट ऑफ परचेज है। तो मुझे बताइए, इस केस में अगर प्रीवियस ईयर में 28 है, करंट ईयर में 22 है, तो ये अच्छा है या ये बुरा है? ये अच्छा है या ये बुरा है? ये बुरा है। क्यों? क्योंकि हम अपना कैश जल्दी आउट कर रहे हैं, हमारी आउटफ्लो ज्यादा है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे। एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर का नाम है मिस्टर सी, और दो शॉपकीपर्स हैं। ये शॉप ए है, ये शॉप बी है। शॉप ए उसको पैसे देता है 20 दिनों में, शॉप बी उसको पैसे देता है 30 दिनों में। मुझे बताइए कौन अच्छा कर रहा है? ए अच्छा कर रहा है या बी अच्छा कर रहा है? बी अच्छा कर रहा है, क्योंकि बी का जो कैश फ्लो है बस 10 दिन के बाद निकल रहा है ए के कैश फ्लो से, इसीलिए कह रहे हैं। मगर आपको नहीं लगता कि जो उसको जल्दी पैसे देगा वो उसको ज्यादा जल्दी माल भी सप्लाई करेगा? अब अगर ए और बी दोनों इससे डिमांड करेंगे गुड्स की, तो सी किसको जल्दी देगा और किसको बाद में देगा? डेफिनेटली उसको जल्दी देगा जो उसको जल्दी पैसे देगा, और उसको बाद में देगा जो बाद में पैसे देगा। तो यहाँ पे एक डिबेट आती है। हम अगर अपने एंगल से सोचें तो बी बेहतर है, बट अगर मैं सी के एंगल से सोचूं तो ए बेहतर है। तो हमें दोनों एस्पेक्ट जहन में रखने हैं कि जल्दी पैसा देना इज इक्वल टू जल्दी माल का आना, जल्दी माल का आना इज इक्वल टू जल्दी सेल होना, जल्दी सेल होना इज इक्वल टू कंपेटिटिव एडवांटेज होना मेरा दूसरी पार्टी के ऊपर। तो ये चीजें भी मुझे साथ साथ देखनी है। ये बात समझ आई? कम ज्यादा वाली। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि मेरी इन्वेंट्री कितने टाइम में बिक कर रही है, इसका मतलब यही होता है या कुछ और होता है? मेरी इन्वेंट्री कितने टाइम में सेल हो रही है।
ये ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है? ये कम हो तो अच्छा है। अच्छा, अगर किसी भी रेशो एनालिसिस के टाइम पे मुझे कुछ मसले नजर आए, इन मसलों को हम कहते हैं फ्लक्चुएशंस। क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशंस। अगर मुझे कोई मसले मसाइल नजर आ रहे हैं तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेप वन क्या होगा मेरा? मैं किसके पास जाऊंगा? मैं किससे राब्ता करूंगा? सबसे पहले मैं जाऊंगा और इंक्वायर करूंगा 2 साल के गवर्नर से या उससे पहले मैनेजमेंट से, और उनसे पूछूंगा कि भाई ये गलत क्यों आ रहा है। अगर तो वो मुझे कुछ बताने में, कुछ लॉजिकल रीजनिंग देने में कामयाब हो गए, लॉजिकल रीजनिंग है या नहीं, अगर तो है, इट मीन्स के ओके, और मैं उसको डॉक्यूमेंट कर लूंगा ताकि कल को वो मुकर ना जाए। अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है फिर मुझे ये चीज मजीद फर्दर प्रोसीजर्स के साथ कंफर्म करनी पड़ेगी। उन फर्दर प्रोसीजर्स में मजीद इंक्वायरी भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, रिकैलकुलेशन भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं मजीद काम भी कर सकता हूँ, और फिर जो मुझे एविडेंस मिलेगा मैंने उसी एविडेंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट पे कंक्लूजन देना होता है। बाकी बातें आपको क्लियर है? तो हमने क्या किया है आज के लेक्चर में, जब आप किताब में जाकर देखेंगे तो 520 का हमने सिर्फ एक टॉपिक छोड़ा है जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन सब्सटेंटिव टेस्टिंग। वो पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं, उसके अलावा मैंने पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दिया। आपने चैप्टर रीड करना है। इस चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, असल मसला आता है इसके सवालों में और इसके सवालों को इंटरप्रेट करने में। तो कल हम लोग इसके सवालों को देखेंगे और साथ जो हमने एरिया छोड़ा है उसको पहले कवर करेंगे। कल का दिन इसके पास इसके ऊपर लगाएंगे और आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसके अंदर एक बड़ा सवाल सॉल्व हुआ है। ठीक है? सो दिस इज ऑल एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक्सेप्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग, वो हम लोग कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है। कल आपको पूरा थीम मिल जाएगा कि इसके सवालों को एग्जाम में किस तरह हल करना है और किस टाइम में हल करना है, ताकि हम लोग टाइम भी सेव करें, क्योंकि ये सवाल करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, उतना ही ये आपका टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। एम आई क्लियर? तो कल शार्प 10 बजे हम लोग इसके पास से उसके ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं। ठीक है जी? कल आप लोगों ने पढ़ के आना है, तैयार होके आना है, ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रैक्टिस की जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैप्टर 5 जो 9th एडिशन है वो देख लें और उसी से तैयार करें। अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है 8वां या 7वां, उसको छोड़ दें। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।